आज हम 12th स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का अगला पार्ट बनने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड थी उसके बारे में जो जो कॉन्सेप्ट्स लगने वाले थे उसके बारे में पूरा स्टडी किया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए जो कि प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स थे। अब आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कस करेंगे और फिर अगले लेक्चर से एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी की तरफ चलेंगे। ओके, सो हमने ये पहले भी डिस्कस कर दिए इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 लाइन में। तो ये थोड़ा फास्ट रहेगा लेकिन आपको समझ लेना है इसमें। और कुछ क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लूँगा और कुछ सिंपल्स क्वेश्चन है जो आपको घर पे करने हैं, तो ये होमवर्क के लिए होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो हमें उसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में बताना है और जस्टिफाई करना है ये स्टेटमेंट है या नहीं, और उसका आंसर भी देना है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स हमको इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये एस और नो के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि 5+7 हमने पहले वीडियो में भी देखा है इसको। 5+4 का आंसर होता है जो कि 9। तो ये 9 इज इक्वल टू है क्या 13 के? तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इज 9 इज नॉट इज इक्वल टू 13। सो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज द स्टेटमेंट, clear, because the statement can be written in the form of true or false and the truth value of this statement that is false. So ये गलत स्टेटमेंट था। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। चलो आगे चलते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। तो हमने देखा था वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सजेशन, रिक्वेस्ट, इस टाइप के एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले सेंटेंस। सो उस टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते। ओपन सेंटेंस जिनको हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, जैसे कि ये एक्स वाले, ये ओपन स्टेटमेंट होते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट नहीं है। अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू निकालने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में। तो ये बाकी क्या आप होमवर्क को करो। यहाँ पे जो भी हार्ड है वो थोड़े मैं यहाँ पे क्लास में लूँगा, बाकी सिंप्लीफाइड जो है वो आपको घर पे करना है। अब ये क्वेश्चन मार्क दिखा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मार्क वाले ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, तो इनको हम नॉन स्टेटमेंट बोलेंगे। अब ये ऊपर का देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? तो देखो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। मतलब इस तरह के 2x² + 4x + 2 = 0, इस तरह के इक्वेशन आपने बहुत बार देखे होंगे। तो इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि जिनकी डिग्री कितनी होती है 2। तो मैथ्स में एक रूल है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टर्म होती है, जितनी उसकी डिग्री उतने उसके रूट्स आते हैं। मतलब अगर ये टर्चरी इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, मतलब इस तरह से ये 2x³ + 3x + 4 = 0, इस तरह का। तो ये डिग्री कितनी आई 3, तो इसके 3 रूट्स आएंगे और इसके 2 रूट्स आएंगे। तो जितनी डिग्री उतने रूट्स, बस सिंपल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है, तो इसके रूट भी कितने आने चाहिए? 2 ही आने चाहिए। उससे ज़्यादा रूट कभी आएंगे नहीं और कम भी नहीं आएंगे। क्लियर? सो ये स्टेटमेंट को समझो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बराबर है। इसका आंसर यस के फॉर्म में लिखा बोल सकते हैं हम कि हाँ ये बोला है वो करेक्ट बोला है, मतलब क्या बोला है, ट्रू बोला है। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा उसके रूट नहीं होते। तो आपको मतलब समझ के आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज समझेंगे। अगर मैथ्स का आपका प्रीवियस नॉलेज जो है, मतलब बैकअप जो है वो अगर कमज़ोर होगा तो फिर ये एक्सरसाइज हॉल करना बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथमेटिकल बेस पे है, तो मैं उनको ले रहा हूँ अभी। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब इस स्टेटमेंट को देखो, रियल नंबर हम किसको बोलेंगे, इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, जो 9th का वीडियो है, तो आप 9 का वीडियो भी दे सकते हैं। रियल नंबर और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इनके बारे में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के पार्ट्स में है ये। तो आपने वो वीडियो देखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि ये रियल नंबर हम किस नंबर को बोलेंगे। हमारे पास सबसे, मतलब हम जो आज तक पढ़े हैं वो सब रियल नंबर है। आपको जितने भी नंबर पता है सारे के सारे रियल है। आपको ये रियल नंबर छोड़ के जो बचेंगे वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 नाम है उसके। तो ये 11th में चैप्टर भी था आपको, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो आई के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि 2i, 3i, इस तरह के। या आई का मतलब होता है √(-1), इस तरह से। अब ये जब कभी ऐसे रूट में -3, रूट में -4, रूट में -9, इस तरह के आंसर आएंगे। रूट में माइनस जब भी आएगा तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखो, जब भी रूट में माइनस आएंगे तब ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, बराबर है। तो रियल नंबर की तरफ चलते हैं। अब रियल नंबर के बारे में क्या होगा,
रियल नंबर जो आपने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फिर आप बोलेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह के। अब इसके एक्चुअल में दो पार्ट गिरते हैं, एक एक होता है रैशनल नंबर, ओके। देखो ये तरह का इस तरह के नंबर्स होते हैं हमारे, तो सारे के सारे रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल ऐसे मिला के दो टाइप्स गिरेंगे हम। बाकी के रैशनल नंबर मतलब क्या, ऐसे 2/3 के फॉर्म में रहेंगे, ऐसे ये नीचे का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन नंबर, इनको बोलेंगे हम, ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं पूरे के पूरे, ओके। इंटीजर्स मतलब क्या, नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स रहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर। सो होल नंबर का मतलब क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर। और रहा सवाल नेचुरल नंबर का, जीरो से मतलब नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये जो आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेंगे उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहेंगे। और नेचुरल नंबर का मतलब जो कि 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेंगे। क्लियर। सो इस तरह के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो ये सारे नंबर्स आपको समझने चाहिए, मतलब कौन बड़ा होगा, नेचुरल से होल नंबर बड़ा है, होल से इंटीजर बड़ा है, इंटीजर से रैशनल, रैशनल से रियल। तो ये सब एक दूसरे के पार्ट है, मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, ठीक से देखो। रियल सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर रैशनल आएगा, फिर उसके अंदर इंटीजर, फिर उसके अंदर होल, फिर उसके अंदर नेचुरल। तो इस डायग्राम को ठीक से समझ लो। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो आप ठीक से देखो, सारे के सारे रियल नंबर होल नंबर होंगे क्या? नहीं, डायग्राम को ठीक से देखो आप। कुछ होल नंबर होंगे कि जो रियल नहीं होंगे। हम जो नंबर्स पढ़ते हैं सारे के सारे नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे रियल नंबर है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चलेगा। लेकिन -1 भी तो रियल नंबर होता है, -2 भी तो रियल नंबर होता है। तो ये सारे रियल नंबर तो आते हैं, लेकिन होल नंबर नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सारे के सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं है, कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं है, बराबर है। ये कुछ छूट जाते हैं ना इसमें। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिस इज द स्टेटमेंट बट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इज एफ। क्लियर। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये जो है, ये सारे के सारे एक्स वाले, मतलब सारे के सारे ओपन स्टेटमेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ पे देखो, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी डिफाइन है, कितनी है? 7। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया, ये ओपन स्टेटमेंट नहीं है। ओपन स्टेटमेंट कब होता था? जब हमें ये एक्स की वैल्यू नहीं थी। समझो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ ये इतना देते थे, x² - 6x - 7 = 0। तो फिर ये ओपन स्टेटमेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू अगर गिवन है, बराबर है, तो ये स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि x की कुछ तो भी वैल्यू। अब आप सिर्फ क्या करो, x की वैल्यू इसमें डाल के देखो। अब ये तो स्टेटमेंट है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर -6 × 7 -7 = 0। एक्स की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी। तो 7 का स्क्वायर ये हो गया 49 -6 7 जा 42, ओके, -7 = 0। तो आप ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 - 49। सो दोनों का आंसर आएगा 0। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आपने अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपको आंसर मिलेगा 0, जो कि लेफ्ट साइड = राइट साइड हो गया। तो उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू t है, बराबर है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब देखो, ये स्टेटमेंट भी थोड़ा अलग सा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तो है, मतलब यहाँ पे यस और नो में हमें आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन इसका ट्रुथ वैल्यू क्या निकलेगा? तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब कोई भी अगर क्यूब रूट्स होंगे, है ना, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्यूब रूट्स की सम 0 आएगी क्या? तो ये जो स्टेटमेंट है ये 11 के पार्ट में से आता है, मतलब कुछ आगे का भी पार्ट आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रूथ होता है, तो यहाँ पे ये टी वैल्यू आएगी इसकी, बराबर है। चलो आगे चलते हैं, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा उसका क्यूब रूट ऑफ क्या बोलते हैं उसको। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर आएंगे तब समझाएंगे। तो राइट द नंबर ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। हमको इसको सिर्फ सिम्बॉलिकली लिखना है। तो मतलब क्या, सिर्फ कंजंक्शन, डिसजंक्शन, सिंगल इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज के फॉर्म में लिखो इसको। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हर एक का एक एक लेंगे। यहाँ पे एंड है, तो ये स्टेटमेंट को पी स्टेटमेंट बोलो, ऐसे लिखना है आपको। ये पी स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये पूरा लिखो, फिर क्यू स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये पूरा लिखो। पहले सॉल्व किए हुए एग्जांपल में देखो, फिर ये पी डिसजंक्शन क्यू आएगा। एंड का मतलब डिसजंक्शन होता है, और का मतलब कंजंक्शन होता है। क्लियर। तो हमने ये पहले भी देख चुके हैं। इफ़ एंड देन की अरेंजमेंट किस में होती है? सिंगल इंप्लाइज में। इफ़ एंड देन की अरेंजमेंट सिंगल इंप्लाइज में होती है।
इफ़ एंड ऑनली इफ़ की अरेंजमेंट डबल इम्प्लाइज में होती है, तो इस तरह की हमें याद रखना है। बट का मतलब भी एंड ही होता है, मतलब कंजंक्शन। तो बस आपको इस स्टेटमेंट को पी और इस स्टेटमेंट को क्यू रख के सिम्बॉलिकली एंड लिखना है बीच में। तो आगे चलते हैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ट्रूथ वैल्यू निकालनी इनकी, तो पहले इनको सिम्बॉलिकली बनाओ फिर बाद में ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दो स्टेटमेंट है, 4 इज़ ऑड एंड 1 इज़ अ प्राइम। तो देखो 4 ऑड नंबर है क्या, हम बोलेंगे पी स्टेटमेंट क्या है, 4 इज़ ऑड नंबर, बराबर है। क्यू स्टेटमेंट क्या है, 1 इज़ प्राइम नंबर, बराबर है। अब सिम्बॉलिकली इनको लिखेंगे तो क्या होगा, सिम्बॉलिकली अगर लिखा जाए तो ये और है बीच में, तो और का मतलब हो जाएगा सिम्बॉलिकली अगर लिखने का ट्राई करें तो ये हो जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू, बराबर है, पी डिसजंक्शन क्यू। कोई डाउट इसमें? अब पी और डिसजंक्शन क्यू, अब देखो 4 इज़ अ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है क्या, नहीं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। 1 इज़ अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं, इसकी भी ट्रुथ वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी, क्योंकि प्राइम नंबर तो दो, मतलब 2 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 5। प्राइम नंबर का मतलब क्या, जिसको सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, बस ऐसे वाले नंबर, जैसे 2, 5, 7, फिर 11, 13, इस तरह के नंबर जो सिर्फ वही नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करेगा 1 छोड़ के। तो इस तरह के नंबर्स को, तो यहाँ पे फॉल्स आया, फॉल्स आया, तो ये जो है यफ डिसजंक्शन यफ आएगा। अब मैंने बोला था आपको कि जब भी और का कंडीशन आती है इस तरह के, तो दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो ट्रू हो जाता है। अब ये दोनों में से दोनों के दोनों फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा 100%। कोई एक ट्रू नहीं है तो क्या होगा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हमें इसको ढूंढना है, हमें उसके मीनिंग को समझना है, ये मैथ्स की भाषा में आपको उसके आंसर ढूंढने हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। मतलब देखो, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, मतलब ये ट्रू नहीं है कि 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर है क्या। तो नॉट ट्रू दैट का मतलब क्या, नेगेटिव। अब 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, अब ये रियल नंबर है क्या, मैंने अभी आपको बोला अगर i रहा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर्स हो जाता है, हम इनको रियल नहीं बोलते। तो ये i जब भी दिखेगा आपको तो हम इनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, नहीं तो इमेजिनरी नंबर। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करो आप, 3i 4i इसके लिए ऐसे, मतलब आई का टर्म आई, तो इन दोनों में से कोई भी होगा, मतलब दोनों का नाम एक ही है। तो ये रियल नंबर तो है ही नहीं, ये तो मतलब समझ ही गया हमें कि ये रियल नंबर तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो बोला है वो करेक्ट है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो या इन्होंने बोला इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। तो ये जो हम बोलेंगे, हम p बोलेंगे क्या, 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ये हमारा p स्टेटमेंट हो गया। इन्होंने नॉट ट्रू बोला, मतलब क्या, नेगेशन ऑफ p। क्या होना चाहिए, नेगेशन ऑफ p। तो देखो पहले p को समझ लो, p की वैल्यू क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर था, तो ये नेगेशन ऑफ फॉल्स आ गया, तो दैट इज़ ट्रू, बराबर है। नेगेशन ऑफ फॉल्स करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस था ये फॉल्स था, तो ये फॉल्स हो गया, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमें इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को समझ के करना पड़ेगा। अब ये मिल्क इज़ अ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ स्काई इज़ अ ब्लू, इस तरह के अगर कोई कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या, डबल इम्प्लीकेशंस। इफ़ एंड ओनली इफ किस में यूज़ करते हैं, डबल इम्प्लीकेशंस में। तो हम पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे पी स्टेटमेंट क्या है हमारा, मिल्क इज़ वाइट, बराबर है, वाइट, ओके। फिर क्यू स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, स्काई इज़ ब्लू, बराबर है। अब इन्होंने इफ़ एंड ओनली बोला, तो फिर हम पी डबल इम्प्लाइज क्यू बोलेंगे, ये स्टेटमेंट होना चाहिए, बराबर है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी, अब ट्रुथ वैल्यू की तरफ चलो, देखो पी स्टेटमेंट की मुझे ट्रुथ वैल्यू बताओ, मिल्क इज़ अ वाइट, तो ये ट्रुथ वैल्यू क्या होगी इसकी, ट्रू, मिल्क तो वाइट ही होता है, और स्काई इज़ ब्लू, इसकी भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू। तो डबल इम्प्लीकेशन में ये टी डबल इम्प्लाइज टी हो गया, बराबर है, पी की भी वैल्यू टी, क्यू की भी वैल्यू टी, तो डबल इम्प्लाइज टू। डबल इम्प्लाइज में मैंने क्या बोला था आपको, अगर सेम रहेंगे तो ट्रू रहेंगे, मतलब ट्रू ट्रू चलेगा, नहीं तो फॉल्स फॉल्स चलेगा ट्रू के लिए, अदरवाइज सारी जगह पे फॉल्स। तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो होती है, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, तो ये आंसर ट्रू आएगा, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेगी। तो हमें इस तरह से इसको समझना है, क्लियर।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें पी और क्यू की वैल्यूज़ दे के रखी होती है, और यहाँ पे देखो पी एंड क्यू की वैल्यूज़ क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, बराबर है। पी और क्यू का मतलब ट्रू होगा, और आर और एस का मतलब फॉल्स होगा। तो हमें जब भी पी और क्यू दिखेगा तो हम ट्रू लिखेंगे, और आर और एस दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, बराबर है। तो चलो आप सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी वैल्यूज़ को। तो हम कोई भी एक पहले एक आसान वाला लेते हैं, तो ये 5th वाला लेते हैं। चलो, तो ये क्या है, नेगेशन ऑफ आर डबल इम्प्लाइज पी सिंगल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो देखो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेशन ऑफ आर। आर का मतलब क्या, ये फॉल्स, तो हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ फॉल्स, बराबर है, ब्रैकेट में डबल इम्प्लाइज पी का मतलब होगा ट्रू, तो ये यहाँ पे ट्रू आ गया। ओके, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर सिंगल इम्प्लाइज, फिर नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है फॉल्स, बराबर है, नहीं क्यू का मतलब होता है ट्रू, तो हमें पता है कि यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, पी और क्यू ट्रू रहते। तो चलो इसको सॉल्व करो। नेगेशन ऑफ फॉल्स का मतलब हो जाएगा ट्रू। ओके, डबल इम्प्लाइज ये ट्रू, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये सिंगल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाएगा फॉल्स, मतलब ट्रू का नेगेशन करेंगे तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स का नेगेशन करेंगे तो ट्रू मिलेगा। चलो अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया तो डबल इम्प्लाइज है, दोनों अगर सेम रहेंगे तो आंसर आएगा ट्रू। अब ये सिंगल इम्प्लाइज, ये फॉल्स एज इट इज़ रह गया यहाँ पे। और अगर हमने सिंगल इम्प्लाइज में देखा था, ये थोड़ी अलग कंडीशन थी सिंगल इम्प्लाइज की। जब भी सिंगल इम्प्लाइज होता है किसी का पी और क्यू का, तो हम बोलते हैं पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा, तभी जाके फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। मतलब सिर्फ इसी एक केस में वो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये वही केस है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर होना चाहिए फॉल्स। तो इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर होगा फॉल्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। समझ गए, बहुत सिंपल होता है। आप सिर्फ वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ब्रैकेट बाय ब्रैकेट बोडोमॉस के रूल से उसको सॉल्व करते चलो, तो आपको अपने आप वैल्यू मिलते चलेगी। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो लास्ट वाला ले लेता हूँ, लास्ट वाला यहाँ पे लूँगा, बाकी वाले प्रैक्टिस करो आप। ओके, ये लास्ट वाला यहाँ पे लेंगे, जो कि 8th नंबर का है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ठीक से देखो, नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट नेगेशन पी डी कंजंक्शन आर ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन इन ब्रैकेट एस सिंगल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू ब्रैकेट क्लोज डबल इम्प्लाइज इन ब्रैकेट पी कंजंक्शन आर। इस तरह का ये पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको हम सिर्फ इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे पी है वहाँ पे ट्रू डालेंगे, क्यू है वहाँ पे ट्रू डालेंगे, और आर और एस के लिए फॉल्स डालेंगे। तो देखो ये हो गया नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है समझो। ओके, यहाँ पे इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ पी का मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, बराबर है। और फिर ये डिसजंक्शन, और फिर आर का मतलब क्या होगा, फॉल्स, बराबर है। और फिर ये डिसजंक्शन, ये एस का मतलब होगा फॉल्स, और फिर ये सिंगल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब होगा ट्रू, बराबर है। और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, और ये डबल इम्प्लीकेशंस, और फिर इन ब्रैकेट ये पी का मतलब हो जाएगा ट्रू, और ये डिसजंक्शन और आर का मतलब हो जाएगा फॉल्स, बराबर है। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो ब्रैकेट बाय ब्रैकेट। तो पहले सबसे लास्ट वाले ब्रैकेट को बाद में निकालेंगे, पहले छोटे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे देखो ये नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से ये पूरे मतलब चेंज होने वाले हैं, क्लियर। सो यहाँ पे कुछ अलग अलग कंसेप्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आता अब ये नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट, ये नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स, ये डिसजंक्शन ये फॉल्स, ये पहले का फॉल्स यहाँ पे है ही। ओके, सो ये फॉल्स, और ये डिसजंक्शन, और इसका हो जाएगा ये फॉल्स, ये डबल इम्प्लीकेशन है। तो ये नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ये डबल इम्प्लीकेशंस, और यहाँ पे आ गया ट्रू और फॉल्स, बराबर। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट क्या आंसर देगा, सीधी सी बात है, आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स और फॉल्स इन दोनों का एंड है। एंड में क्या होता है, मतलब ये एंड में दोनों अगर ट्रू रहेंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आता है। तो दोनों फॉल्स है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉल्स ही आंसर होगा,
ये पूरा मिला के ये नेगेशन है यहाँ पे, हाँ ध्यान में रखना इसको, मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट में और यहाँ पे नेगेशन। अब ये पूरा ब्रैकेट का आंसर फॉल्स हो गया, ये डिसजंक्शन एज इट इज़ आया यहाँ पे, और ये ब्रैकेट का आंसर हम सिंगल इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज ट्रू लिखते हैं। तो ये केस उसको फॉलो नहीं करता, यहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये क्या आंसर आएगा, ये क्या आंसर आएगा, ट्रू आंसर आएगा, बराबर है। तो ये ट्रू आ गया और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, और ये डबल इम्प्लीकेशंस यहाँ पे ट्रू एंड मतलब ट्रू कंजंक्शन एफ है। कंजंक्शन के लिए क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू चाहिए तब भी जाके ट्रू होगा। अब दोनों में से एक ही ट्रू है, दूसरा ट्रू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, एफ, बराबर है। अब चलो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, अब ये ब्रैकेट जो है ये और का ब्रैकेट है, और में क्या मैंने बोला था आपको, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चलती है, मतलब एक भी ट्रू रहा तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रू तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये डिसजंक्शन मतलब ये नेगेशन यहाँ पे ट्रू या आंसर आएगा क्योंकि इसका आंसर ट्रू हो गया, और ये डबल इम्प्लाइज एफ, बराबर है। अब ये नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाता है एफ, ये डबल इम्प्लाइज एफ हो गया, क्लियर। अब डबल इम्प्लाइज में हमने क्या देखा था, अगर दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ये दोनों के दोनों तो सेम आ गए, दोनों के दोनों एफ आ गए, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी ट्रू। समझ में आ गई। तो ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करके उसको चलाना होता है आगे। तो आपके कॉन्सेप्ट को पहले वीडियो को अच्छे से देखो, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझो, और यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको भी ठीक से समझो, और फिर आगे जाके आपका होमवर्क कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो नेगेशन का मतलब क्या, आपको सिर्फ उसका नेगेटिव बनाना है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश, अब ये करेक्ट है क्या, अब करेक्ट है ना, ये तिरुपति का जो टेम्पल है, और ये जनरल नॉलेज हो गया, आपको जनरल नॉलेज तो कम से कम पता होना चाहिए कि ये तिरुपति जो टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में आता है या किसी और स्टेट में, तो ये जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो तिरुपति जो स्टेटमेंट है मतलब है वो आंध्र प्रदेश में आता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दो, नॉट, बस ये हो गया नेगेटिव, बराबर है। तो बस आपको नेगेटिव बनाना है इसको, तो कोई ज़्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बाकी के स्टेटमेंट, 3 इज़ नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, अब ये नॉट निकाल दो आप तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन, बराबर है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो आप नॉट रैशनल डाल दो, बराबर है। पॉलीगॉन ABCD इज़ अ पेंटागॉन, यहाँ पे आप नॉट पेंटागॉन डाल दो, बराबर है। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे करेंगे, ये 7 + 3 इज़ ग्रेटर देन 5 है क्या, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 7 + 3 इज़ लेस देन 5, नेगेटिव हो गया, ग्रेटर का लेस देन। तो इस तरह से आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स को नेगेटिव बनाना होता है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस लगभग अच्छी तरह से देख लिए एक्सरसाइज 1.1 के। जो बचे क्वेश्चंस है आपको घर पे ट्राई करना है, और अगर तब भी आपको कोई डाउट्स आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं, हम उस पर अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। क्लियर। इस लेक्चर में इतना ही रुकते हैं, अब अगला लेक्चर बनाएंगे अगले टॉपिक से। ओके, तब तक आप इसको 1-2 बार रिवाइज़ करो और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करो।